बयान नुपुर शर्मा का, उस बयान पर लगाम ना कर कस के उसमें जितनी छूट आप दे रहे हैं, आप याद कीजिए एक देश के गद्दारों को डॉट 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 करके भी एक नारा दिया गया था। उसके अलावा और भी आज से 5 साल पहले कहीं कोई बात नहीं। सत्ता पक्ष में आप हैं तो आपके ऊपर एक चादर है जिससे आप हमेशा, वो कवच है, रक्षा कवच कह सकते हैं, चादर गलत शब्द कह रहा हूं, रक्षा कवच है। और उस कवच से अगर आप बाहर हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया जो है वो नरक के समान हो सकती है, लेकिन रक्षा कवच है तो फिर सब कुछ ठीक है। क्या इस रक्षा कवच के चक्कर में देश बर्बादी की ओर जा रहा है धनंजय जी? जी, मैं शुरुआत ऐसे करूं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और गांधी उसको लीड कर रहे थे, तो गांधी ने प्रेम का केवल रास्ता रखा और अंग्रेजों से भी उन्होंने कहीं जो है नफरत का भाव उनके प्रति भी नहीं रखा। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और हमारे सामने ही बल्कि दुनिया के सामने गांधी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा। आमतौर पे राजनीतिक सत्ताओं के लिए भयंकर रक्तपात हुई, हमारे इतिहास में अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन उन सब पे भारी अकेले गांधी का आंदोलन चला और भारत जिस तरह से आज़ाद हुआ, वो अपने आप में दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया। आज़ादी के बाद हमारे सामने दो ध्रुव थे, एक रसिया, एक अमेरिका। प्रोफेसर साहब ने जैसा कि जिक्र किया हल्का सा, लेकिन नेहरू ने एक अलग ध्रुव पकड़ा, गुट निरपेक्ष। वो ध्रुव क्यों पकड़ा? क्योंकि वो रसिया के साथ जाते या अमेरिका के साथ जाते, भारत को पिछलग्गू बनना पड़ता, पीछे पीछे चलना पड़ता। और पीछे पीछे चलने का मतलब होता है झोला ढोने वाला, आप इस्तेमाल होते। भारत को नेहरू ने इस्तेमाल होने नहीं दिया दुनिया के सामने। दुनिया के सामने भारत को एक अलग तरीके का देश स्थापित किया। लेकिन जिस विचारधारा को, जो आज विचारधारा सत्ता में है, संघ जो है आज़ादी के पहले से, आज़ादी के बाद और खास करके 90 के बाद तो और उसका रंग जो है अलग हो गया। और देखिए कि उनका पूरा का पूरा आज सरकार में है, एजेंडा क्या है? एजेंडा है एक खास धर्म के खिलाफ अभियान। वो आपने जितना जिक्र किया, नुपुर शर्मा की बात हो या और भी जुबेर की बात हो या और ढेर सारी घटनाएं हैं। उसके अलावा ये एक पहलू है, सांप्रदायिक पहलू है। तो जब हम कमजोर हो रहे हों, चूंकि आर्थिक व्यवस्था हमारी लगभग, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा भी, कि हम कुछ और नीचे उतरेंगे तो श्रीलंका वाली स्थिति हो जाएगी। मुझे लगता है अब श्रीलंका वाली स्थिति में अभी ही हैं, अभी राष्ट्रीय स्तर पे वो दिखाई नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा देश जो है बेसिकली गाँव का देश है, और गाँव में क्या हालत है वो डेटा कलेक्ट करने वालों के पास आसानी से आता नहीं है। और देखिए कि यहाँ देश में किस तरीके का जीवन जीते हैं लोग। हमारे गाँव में आएंगे, शहरों में भी, मैं मुंबई में देखता हूँ जो झोपड़पट्टी का इलाका है, वो जीवन नहीं है, नागरिक का जीवन नहीं हो सकता है। वहाँ बहुत चमक दमक है, लेकिन झोपड़पट्टी में जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह का भोजन करते हैं, जिस तरह से उनके सामने हेल्थ की सुविधाएं हैं, जिस तरह से उनके सामने जो है एजुकेशन की व्यवस्था है, वो नागरिक अपने आप को मनुष्य के तौर पे नहीं जी पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी था कि देश को आप जो है सब लोगों को साथ लेकर के चलते, ताकि आप मजबूत होते। और देखिए साइबर हमला जो है ये तो होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है तेजी से, और ग्लोबलाइजेशन के बाद एक आर्थिक दौर, नया आर्थिक दौर शुरू हुआ, जहां लोग इंडस्ट्री के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से कब्जा करने की कोशिश की, किसका ज्यादा आधिपत्य बनता है। अब वो भी हो गया, सिचुएशन पॉइंट पे आ गए लोग। अब एक और बन रहा है कि भाई ये साइबर हमला जो है ये एक नया युद्ध, मतलब एक नई सेना है। ये साइबर सेना एक नई सेना के तौर पे दुनिया के सामने है। और हम ये भी समझ रहे हैं कि हो सकता है हमारे भारतवर्ष में इतने तकनीशियन हैं कि साइबर हमले को भी झेल जाएं और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन अगर ऐसी इस परिस्थिति में हम सामाजिक स्तर पे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, चाहे धर्म को लेकर के लड़े, चाहे जाति को लेकर के लड़े, तो जाहिर है हम कमजोर होंगे। हमने बचपन में कहानी पढ़ी है एक, कि एक पिता ने बुलाया 4 भाइयों को और एक एक लकड़ी तोड़ने की दी, चारों लकड़ी तोड़ दी, और जो है चारों लकड़ियों का गट्ठर बना दिया और बोला कि अब तोड़ो, और तोड़ नहीं तोड़ पाए। तो ये मामूली सी घटना, जो मोरल स्टोरी जो बचपन में पढ़ाई गई है, पता नहीं क्यों इंटायर पॉलिटिक्स करने वाले लोग, जो इंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री लिए हुए हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, और भी बड़े बड़े विद्वान देश के हैं नहीं समझ पा रहे हैं। और देखिए ये जो धर्म जो मसला है, मैं हो सकता है थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ, लेकिन नूपुर का प्रसंग आपने रखा हुआ है इसलिए विषयांतर में नहीं हूँ।
धर्म का जो मसला है वो सांस्कृतिक मतलब एक संस्कृति का मसला हो सकता है। धर्म आज प्रासंगिक नहीं है, मैं बोलूंगा कोई भी धर्म प्रासंगिक आज की तारीख में नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है हमको तब मिला जब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने थी। कोरोना जैसी महामारी में कोई जो है धर्म के कपाट जो देवालय हैं वो खुले हुए नहीं थे। वहां कोई भभूत लगाने के लिए या पवित्र जल छिड़कवाने के लिए नहीं जा रहे थे। सब लोग डॉक्टर ढूंढ रहे थे, सब लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, अस्पताल ढूंढ रहे थे। पूरी दुनिया ने देखा कि विज्ञान की शरण में लोगों को जाना पड़ा। लेकिन ऐसे समय में भी जब हमको सारा कुछ सब कुछ दिख रहा है कि धर्म जो है ठीक है, जब हमारे पास विज्ञान नहीं था, हम अंधविश्वास विश्वास में जी रहे थे, हमारे सामने बहुत सारा अंधेरा था, तो हम नहीं जानते थे कि जीवन मृत्यु के बीच में कौन है जो हमारे डोर को चलाता है। लेकिन आज विज्ञान इतनी तरक्की कर गया कि हम जान गए हैं। हम देख रहे हैं कि भारत की जब देश की आज़ादी हुई थी, देश आज़ाद हुआ था, उस समय 36 वर्ष जो है एवरेज आयु थी। आज जो है 63 साल एवरेज आयु। हम आसपास देखते हैं कि 80 साल 95 साल 85 साल लोग आराम से जी पा रहे हैं। गाँव में जी रहे हैं 80-80 साल लोग अपनी उम्र जी रहे हैं और बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं। तो यानी मृत्यु को भी टालने का ये जो हुनर है वो विज्ञान के पास है। पहले हम कहते थे कि भगवान की मर्जी है कितनी उम्र जिए, लेकिन अभी ऐसा कहना थोड़ा सा ये लगता है कि या तो बचकाना लगता है या हम लगता है कि हम ज्ञान जो विज्ञान है उससे हम परे हैं, या हम जानबूझ करके हम धर्म को ढो रहे हैं। तो नुपुर शर्मा का बयान हो या नुपुर शर्मा का बयान के बाद जिन लोगों ने गर्दन आकर के काटी, मैं बोलता हूं दोनों जो है राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो धर्म के लिए काम नहीं कर रहा है। दुनिया का कोई भी धर्म जो है, अगर हम पुरानी बात ही करें तो वो जो धर्म लड़ना तो सिखाता नहीं है। दया, प्रेम, यही सबसे मूल है। सेवा, धर्म सारे धर्मों का मूल तो यही है कि आप दया कीजिए, आप सेवा कीजिए, आप प्रेम रखिए। लेकिन ये जो धर्म के नाम पर कर रहे हैं वो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, चाहे हिंदुस्तान उसका राजनीतिक इस्तेमाल करे या दुनिया के बाकी देश करें। सारे देश जो कर रहे हैं वो राजनीतिक तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और राजनीतिक तौर पे जो इस्तेमाल हो रहा है इससे हमारा भारतवर्ष खास करके कमजोर हो रहा है। क्योंकि दुनिया को रास्ता दिखाने का काम गांधी ने किया था। वसुधैव कुटुंबकम, हम पता नहीं कब से हम इस डायलॉग को बोलते जा रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा है। हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम को दी गई, वो देखा गया, वो स्वप्न देखा गया, और गांधी ने उसका रास्ता दिखाया था कि वसुधैव कुटुंबकम इस रास्ते वहां तक पहुंचा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन तो बहुत बात की बात, ग्लोबलाइजेशन में तो हमारी भूमिका और बढ़ जा रही थी कि हम वसुधैव कुटुंबकम को और प्रेम को, अहिंसा को, भाईचारे को आगे लेकर ही जाते। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष अभी ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है जब हम विकास की जगह पतन की तरफ मुड़ रहे हैं। हम नदी की तरफ जाने के बजाय नाले रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और इसका जो है हम प्रबुद्ध लोगों को, जनता को, जो दूसरी विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, इनको विचार करने की जरूरत है। विपक्ष जो है केवल सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़े, विपक्ष की लड़ाई इस बात के लिए भी होनी चाहिए कि हमारा देश किस रास्ते जा रहा है। राजीव जी। जी, बहुत